ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 22 जून 2025 को लॉन्च किया गया था, जब यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान के 3 की न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नटांज और इस्फहान पर स्ट्राइक किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने B-2s के जरिए 14 GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए और एक सबमरीन से टॉमहॉक्स दागे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइट्स को पूरी तरह से और टोटली तबाह डिक्लेयर किया और कहा, अब शांति का समय है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली असेसमेंट। ट्रंप ने इजरायली ऑफिशियल्स के सपोर्ट से कहा कि स्ट्राइक्स एक स्पेक्टेक्युलर मिलिट्री सक्सेस थी। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाद में माना कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज कोर्ट बुरी तरह डैमेज हो गए थे। इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस 24 जून को लीक हुई एक यूनाइटेड स्टेट्स DIA रिपोर्ट में पाया गया कि जबकि जमीन के ऊपर की स्ट्रक्चर्स और एंट्रेंस हिट हुए थे, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और सेंट्रीफ्यूजेस ज्यादातर बचे रहे, जिससे ईरान के प्रोग्राम में केवल कुछ महीनों की देरी हुई, उसे खत्म नहीं किया गया। मिलिशिया और मिसाइल रिटेलिएशन। 23 जून को ईरान ने कतर में अल उदीद में यूनाइटेड स्टेट्स बेस पर मिसाइलें ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑन विक्ट्री लॉन्च की। कतर ने ज्यादातर को इंटरसेप्ट करने की रिपोर्ट दी। 18 इंटरसेप्ट किए गए, 1 इंपैक्ट और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। पार्लियामेंट का जवाब। 22 जून को ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक मेजर ग्लोबल ओनियल रूट को बंद करने पर विचार करने के लिए वोट किया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूवल के पेंडिंग। सीज फायर टॉक्स। जबकि ईरानी और इजरायली फोर्सेज ने कथित तौर पर सीज फायर पर सहमति जताई, कतर पर ईरान के मिसाइल अटैक ने संकेत दिया कि सीज फायर लिमिटेड या फ्रेजाइल था। सऊदी अरब और मिस्र जैसे सहयोगियों ने स्ट्राइक्स की निंदा की और क्षेत्रीय अस्थिरता के खिलाफ चेतावनी दी। इस बीच चीन विशेष रूप से चुप रहा, जबकि व्यापक वैश्विक आलोचना बढ़ती गई। यूनाइटेड स्टेट्स में रिपब्लिकन्स ने ट्रंप के फैसले का ज्यादातर समर्थन किया, इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल बताया। दूसरी ओर डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस को बाईपास करने की आलोचना की और संभावित एस्केलेशन की चेतावनी दी। एग्जीक्यूटिव वॉर पावर्स के बारे में डिस्कशन ईमानदारी से बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। ओनियल ट्रेडर्स ने स्ट्राइक पर प्राइस सर्ज के साथ नहीं, बल्कि क्रूड में एक उल्लेखनीय गिरावट के साथ प्रतिक्रिया दी, क्योंकि हाई सप्लाई जैसे फंडामेंटल्स ने कीमतों को बढ़ने से रोका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संभावित डिस्टर्बेंस की चिंताएं उभरी, हालांकि बस क्लियर करने के लिए अभी तक कोई क्लोजर नहीं हुआ है। फाइनल डैमेज इवैल्यूएशन अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि ऑनगोइंग असेसमेंट जारी है। यूनाइटेड स्टेट्स मानता है कि ईरान ने शायद अपना ज्यादातर एनरिच्ड यूरेनियम पहले ही कहीं और मूव कर दिया था। संभावित एस्केलेशंस के मामले में ईरान के पास अभी भी मिसाइल स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस और यहां तक कि ऑनल ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी है। ग्लोबल कम्युनिटी, आप जानते हैं, डी एस्केलेशन का आग्रह कर रही है। रीजनल फ्रंट पर इजराइल का कोवर्ट ड्रोन बेस्ड सैबोटेज मोसाद द्वारा एनेबल किया गया ने यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्राइक्स से पहले ईरान के एयर डिफेंस को शायद कमजोर कर दिया, जो वास्तव में एक सोफिस्टिकेटेड हाइब्रिड वॉरफेयर अप्रोच को दिखाता है। 22 जून को यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्राइक इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरानी टेरिटरी पर पहली डायरेक्ट अमेरिकन मिलिट्री एक्शन थी, जबकि ऑपरेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को शॉर्ट टर्म डैमेज पहुंचाया। इंटेलिजेंस से पता चलता है कि यह ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से खत्म करने में नाकाम रहा। ईरान ने मिलिट्री रूप से जवाब दिया, लेकिन अब तक लिमिटेड स्केल पर। व्यापक एस्केलेशन का रिस्क हाई बना हुआ है और डी एस्केलेशन के लिए इंटरनेशनल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का पॉलिटिकल प्रेशर ईमानदारी से बढ़ रहा है।